चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास। आज हम संडे डिस्कशन करते हैं क्या जो आपका पिछले वीक में सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं वहां से बेस्ट आंसर्स उठाते हैं और बेस्ट आंसर का फॉर्मेटिंग डिस्कस करते हैं। तो आज वाला वीडियो जो रहने वाला है ये लास्ट वीडियो रहेगा जो हमारा 1 मंथ का प्लान था। 1 मंथ के प्लान में हम डे 16 तक के क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का डिस्कशन आपका डे 17 से लेकर के डे 20 तक जो आंसर्स लिखे गए हैं, जो साथी लिख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। एक तो एवोल्यूशन उनका फीडबैक होता रहता है, इसके अलावा यहाँ स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है। ये स्ट्रक्चर डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपके जो आंसर में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों में आप सुधार कर लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। कुछ हिंदी के आंसर्स लेंगे और कुछ इंग्लिश के आंसर लेंगे। जो बेहतरीन आंसर होते हैं वही आंसर उठाए जाते हैं जो कैंडिडेट के। तो पहला है यहाँ पर कि भारत के भू आकृतिक विभाजन का संक्षेप में वर्णन करना है। तो भैया संक्षेप में वर्णन करना है, यहाँ वर्ड लिमिट देखनी है, 150 शब्द रखने हैं। अब 150 शब्दों में देखो वैसे तो यूपीएससी का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, पेजेस वहां पर 2 ही दिए जाते हैं। उसी तरीके से यूपी पीसीएस में आपको 125 शब्दों में छोटा आंसर लिखना होता है। तो भाई जो संक्षेप में लिखना होता है, 125 शब्दों में लिखना होता है, वहां आपको डायरेक्ट डिमांड पर हिट करना होता है। ये बात पहले भी बताई है, तो सीधा डिमांड पर हिट करते हैं। यहाँ पर हम उसी अप्रोच के साथ में देखो समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है आपकी भू आकृतिक विभाजन को बताना है। भारत का जो भू आकृतिक विभाजन है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर भारत का आपको दिखाई देता है, यहां पर कितनी डाइवर्सिटी है भारत में वो आपको बतानी है। ठीक, तो यहां देखो कैसे कैंडिडेट ने शुरू किया है। सीधा स्टार्ट किया है कि कई जो आपका विभिन्न धरातली विशेषताएं हैं वो भारत के क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इसी आधार पर कई भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। ठीक, तो आपके पास देखो यह स्कोप होता है बताने का, एग्जामिनर को इंप्रेस करने का। देखो क्या बढ़िया तरीका है। यहाँ पर आपने क्या किया, पॉइंट वाइज बता दिया कि 1 से 6 तक जो भी आपके पॉइंट्स याद आ रहे हैं, और ये बहुत आसान है। क्या है भाई, उत्तर का जो क्षेत्र है उसे आपका उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय, जहां तक आपका हिमालय का क्षेत्र दिखाई देता है। कैंडिडेट ने किया क्या है, यहाँ ध्यान से सुनना, आप लोग सीखने की कोशिश किया करो कि अपने आंसर को कैसे आप थोड़ा सा क्रिएटिव और बनाओ, और जितना ही बेहतर आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन जितना ही बेहतर करोगे, आपको उत्तर जो है आपका उतना ही बेहतरीन दिखाई देगा। एग्जामिनर आपको +1 +2 नंबर एक्स्ट्रा ही देगा, और देगा नहीं जाएगा कैसे। देखो जैसे यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा कि 1 से लेकर के 6 तक उसने पॉइंट्स में यहाँ बता दिया कि उत्तर का क्षेत्र है उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय के रूप में जाना जाता है। फिर आपका जो विशाल मैदान है भारत का, उसे बताया उत्तरी भारत का विशाल मैदान, और भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारत के द्वीपीय समूह, सभी आपको जानकारी है। इतना लिखकर भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको अगर नंबर ज्यादा लाने हैं तो क्या करोगे, एक आपने तुरंत मैप बनाया, इंडिया का आपने मैप बना दिया, और मैप बना करके अलग अलग लोकेशन को देखो इंडिकेट किया है। और यहां आपको समझ में आ रहा होगा, 1 नंबर को बताया है कि उत्तर का जो हिमालय है और उत्तर पूर्वी जो हिमालय क्षेत्र है इसको 1 नंबर करके दिखाया। फिर ये 2 नंबर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ 2 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये देखो आप लोग समझो, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस तरीके से कैसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तरीके आपको सीखने चाहिए। और फिर देखो स्केल का हालांकि यूज वहां पर आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये बढ़िया तरीका होता है कि आपने एक साइड फिगर बनाया और उसको एक कोष्ठक में आपने इसको बंद कर दिया। ठीक, ये कोशिश किया करो आप, जो कोई भी फिगर बनाया करो और वो हाथ से ही आप कर पाओगे, वहां पर इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में। फिर एक एक करके डिस्क्राइब कर दो इन शॉर्ट। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड तो यही है कि जो भू आकृतिक प्रदेश हैं इनको संक्षेप से बताना है। तो सभी के बारे में जो 6 आपने बताए भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, उन्हीं को डिस्क्राइब कर देना है इन शॉर्ट में। और वही किया गया है कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय के जो क्षेत्र हैं इन्हें देखो ब्रीफ में डिस्क्राइब किया है कि पहले विस्तार बता दिया है कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का क्षेत्र है, वहां पर इसका विस्तार दिखाई देता है। आगे देखो इसके भाग बता दिए हैं, जो जो हिमालयी क्षेत्र के भाग हैं आपके। देखो ट्रांस हो गया, हालांकि ट्रांस हिमालय जो है आपका हिमालयी क्षेत्र का जो भाग नहीं है, जो प्रमुख भाग नहीं है, वो हिमालय से पहले से मौजूद है, वह ट्रांस हिमालय के रूप में इसलिए जाना जाता है वह। फिर आपका देखिए वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो गया। ठीक, ये देखो विभाजन करके उसने बताया और पहला देखो पार्ट कंप्लीट कर दिया। फिर विशाल मैदान के बारे में जब बताना है तो ये बता दिया सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो जलोढ़ क्षेत्र है या जो दोआब क्षेत्र होता है, यही आपका विशाल मैदान के रूप में भारत की प्रमुख स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है। इसके भी 4 भाग होते हैं, भाबर का क्षेत्र, तराई, बांगर और खादर, उनके बारे में बता दिया और वहां पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में चर्चा कर दी है। फिर भाई मरुस्थलीय क्षेत्र जो बताएगा, तो पता है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र एक तो ज्यादातर एरिया इसका राजस्थान में दिखाई देता है और कुछ विस्तार इसका गुजरात में है। तो यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ रहे हो आप, पॉइंट्स देखो कितने क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि क्या हमें बताना है। एक तो इसका विस्तार बताना है और संक्षेप में वहां पाई जाने वाली जो विशेषताएं हैं वो भी भौगोलिक दृष्टिकोण से वह बता देनी है। फिर देखो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार बताया कि कहां पर मौजूद है। एक तो ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और भारत के नीचे जो आप समझिए त्रिभुजाकार आकृति पाई जाती है, वही आपका प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है।
यहाँ भैया बघेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, अरावली जो पहाड़ियां हैं, ये सब इस पठार के प्रमुख भाग हैं। इसके बाद बढ़ते हैं तटीय क्षेत्र। तो एक तो पश्चिमी तट है, एक आपका पूर्वी तट है। तो पश्चिमी और पूर्वी तटीय भाग के रूप में देखो चर्चा कर दी गई है। और पश्चिमी तट में आपके गुजरात का तट हो गया, कोकण, मालाबार, इसकी संक्षेप में लिख दिया। और पूर्वी तट में देखो उत्कल और उत्तरी सरकार, ये संक्षेप में लिख दिए गए। फिर आते हैं द्वीपीय समूह। तो द्वीपीय समूह में आपको पता होना चाहिए कि अंडमान और ये लक्षद्वीप दो क्षेत्र हैं आपके जो द्वीपीय समूह के रूप में जाने जाते हैं। दोनों की चर्चा देखो कैंडिडेट ने कर दी है। और जो क्वेश्चन की डिमांड है उस क्वेश्चन की डिमांड पर बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखा गया है। आप समझ रहे होंगे कि केवल प्रश्न की डिमांड पर ही हिट किया गया है। यही सीखना है आपको। 125 वाले शब्द, 125 शब्दों में जो आंसर लिखा जाता है वो किस तरीके से टैकल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में भारत की जलवायु अद्वितीय है भैया। बताया कि जलवायु क्लाइमेट बहुत यूनिक है, ये तो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये बताना है कि जो जलवायु है इसको निर्धारित करने वाले कारकों की चर्चा करनी है। तो आप बताओ भैया, जब प्रश्न आप लिखोगे तो पहले आपको पता है, ये देखो क्वेश्चन पूछने वाला जानता है कि जलवायु जो है भारत की बहुत अद्वितीय है ना, बहुत डाइवर्सिफाइड है। लेकिन वहां ये पूछना चाह रहा है, प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है कि यह कारण बताओ भैया क्या है, ये जो जलवायु इतनी आपको यूनिक दिखाई दे रही भारत की, इसके कारण क्या है। तो प्रश्न की प्रमुख मांग हमें समझ में आई, कारण। अब इन्हीं कारणों पर ही आपको क्या करना है, टारगेट करना है। तो प्रश्न देखो किस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, है ना। भारत की जो स्थिति है वह आपकी जलवायु विविधता को डिस्क्राइब करती है। और इसके साथ में बता दिया है कि एक जनरल तरीके से अगर समझा जाए तो भारत की जो जलवायु है मानसूनी उष्णकटिबंधीय है। ये एक देखिए जो जनरल इंफॉर्मेशन आप जानते हैं भारत की जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट से संबंधित, ये भूमिका बना दी। अब बात करते हैं, लेकिन एक जनरल वे में तो आप बोल देते हो, लेकिन फिर भी भारत की पूरी स्थलाकृति को देखोगे, पूरे भारत को समझोगे तो वहां आपको भिन्न भिन्न जलवायु क्षेत्र दिखाई देंगे, है ना। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन वहां दिखाई देता है। उसके कारण समझते हैं। कारणों पर गए तो पहली स्थिति समझ में आई आपको, अक्षांशीय स्थिति। भारत आपका ग्लोब पर जिस अक्षांशीय स्थिति में मौजूद है, मान लो भैया भारत जो है दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद होता है, एकदम साउथ में, तो वहां की जो जलवायु है आज के समय जैसी आपको जलवायु दिखाई दे रही है, ये नहीं पाई जाती है। तो पहला क्या है, कोइंसिडेंस। इसको समझ लो कि हमारा भारत जो है जिस जलवायु क्षेत्र, जिस अक्षांशीय स्थिति में पाया जाता है, इसके कारण ही हमारे यहाँ की जलवायु इतनी विविध रूप से दिखाई देती है। तो अब अक्षांशीय स्थिति अगर आपने बताया, समझाया कि पहला कारण ये है, और समझाने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनर को अगर जल्दी में पढ़ाना है, कॉपी जल्दी में चेक होती है और आसानी से समझ में आ जाए, तो ये फिगर देखो सीखो आप बनाना। कि ये देखो फिगर बना करके कितने अच्छे से समझा दिया कि भारत का फिगर बनाया और कर्क रेखा दिखा दिया कि 23.5 डिग्री से। तो अक्षांशीय स्थिति क्लियर हुई कि ऊपर का जो भाग है वहां शीतोष्ण कटिबंध, 30 डिग्री के ऊपर बढ़ जाओगे तो शीतोष्ण कटिबंध आपका मौजूद है, शीतोष्ण कटिबंध में भारत मौजूद है, तो वहां की जलवायु समझ में आ गई एग्जामिनर को भाई। और उसके नीचे का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध में मौजूद है, ठीक है। तो दोनों तरीकों की जलवायु क्षेत्र जब आपकी अक्षांशीय स्थिति में क्लियर हो जाएगी तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी समझ में आया, और इस फिगर से देखो यहाँ जो लिखी हुई चीजें हैं वह भी समझ में आ गई, ठीक। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा है कि हिमालय पर्वत की स्थिति। अब हिमालय जो पर्वत मौजूद है, इस पर्वत के चलते होता क्या है, भारत आप जानते हैं देखो उत्तरी क्षेत्र में पर्वत का विस्तार है। अब पर्वत के विस्तार के चलते साइबेरिया के क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं यह भी रुक जाती हैं भाई, यह प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दूसरा आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो आपका मानसून एंट्री करता है, और ये भारत, ये हिमालय का जो सिंटेक्शियल मोड़ आपका पाया जाता है यहाँ पर, यहाँ के चलते जो मानसून है यह मुड़ जाता है आपका बाईं ओर, और बाईं ओर मुड़ने के कारण ही भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर बढ़िया वर्षा होती है। और वर्षा होने का कारण समझ गए क्या भी है, ये हिमालय का क्षेत्र है और यहाँ की क्लाइमेट में जो प्रभाव आपको दिखाई देता है इस मानसूनी पवनों का, यह क्लियर हुआ होगा, और यह हिमालय की मौजूदगी है, यही बताया गया है। दूसरा प्रमुख कारण है हिमालय पर्वत की स्थिति। तीसरा प्रमुख कारण देखो बताया है यहाँ पर, समुद्र तट से दूरी। अब समुद्र तट से दूरी आप जानते हैं कि विस्तृत जो तटीय क्षेत्र है इसमें जो समकारी जलवायु है और आंतरिक भागों में विषमकारी जलवायु पाई जाती है। देखो जो तटीय क्षेत्र होता है और जो भीतरी भाग होता है, तट से दूर होते हैं जो क्षेत्र, वहां जलवायु में आपको अंतर दिखाई देगा, और ये कारण क्या है, समुद्र तट के पास में होना। फिर समुद्र तल से ऊंचाई भी आपकी भाई, समुद्र तट से जितना ही ऊपर चले जाओगे वहां के क्लाइमेट में उतना ही फर्क पड़ता चला जाएगा, क्योंकि जितना ही आप ऊपर जाते हो उतना ही टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक। उतनी ही वायु क्या होती जाती है आपकी, विरल आपकी होती चली जाती है, ठीक है। तो इस कारण आपका वहां की जलवायु में भी परिवर्तन दिखाई देगा। फिर देखो जेट प्रवाह है, और जेट प्रवाह देखो ये फिगर जो बनाया गया है, ये जेट प्रवाह से आप समझ सकते हो कि इसके कारण जो आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं इनका प्रभाव भी हमारी क्लाइमेट पर दिखाई देता है। फिर बात करते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की। इंडियन ओशन डाइपोल के चलते ही आपका एल नीनो प्रभावित होता है, और एल नीनो आपके मानसून को प्रभावित करता है। तो ये एक प्रमुख कारण है आपका मानसून। देखो महासागरीय धाराएं, अब भारत के जो दक्षिणी भाग में आपके हिंद महासागर मौजूद है, और हिंद महासागर के चलते ही भैया ये जो जलधाराएं हैं, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर आपका कम होता है ना, सॉरी टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, और तुलनात्मक रूप से जो स्थलीय भाग है इसका यहाँ समझना साफ, यहाँ देखो टेम्परेचर आपका जब कम होता है, जून जुलाई का मौसम है जून का, और यहाँ टेम्परेचर आपका तुलनात्मक रूप से महासागरीय धाराओं में बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अगर गर्म जलधाराएं यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगी तो भाई ठंडी पवने, सॉरी गर्म
अब आपकी पौने क्या चलेंगी, पौने जो है आपकी यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागेंगी। समझ में आया कि नहीं? देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पौने जाती हैं तभी आपके मानसून की एंट्री होती है भारत में। लेकिन अगर मान लीजिए गर्म जलधाराएं यहाँ पर एंट्री कर जाती हैं, कहां पर, महासागरीय धाराओं में, हिंद महासागर में, जैसे ही गर्म जलधाराएं अगर प्रवेश करेंगी तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, वो बढ़ा देंगी भैया। अब जैसे ही बढ़ा देंगी तो तुलनात्मक रूप से जो हाई प्रेशर यहाँ बना हुआ था ये और कम हो जाएगा। तो कम होने से होगा क्या, मानसून जो होगा भारत में लेट से प्रवेश करेगा। लेट से प्रवेश करेगा, ये पूरी की पूरी जलवायु को प्रभावित कर देगा भारत की। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख कारक हैं और इन कारकों के चलते ही हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है। जब कंक्लूड करना है तो आपको बताना है कोई एक सिंगल कारण नहीं होता है, इन्हीं सबका सम्मिलित प्रभाव होता है जिसके चलते हमारी जो जलवायु है इतनी विविध दिखाई देती है और भारत आपका विविधता में एकता को समाहित किए हुए एक राष्ट्र दिखाई देता है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला, हालांकि देखो आंसर ये हिंदी में ही लिखा गया है और इस आंसर को पढ़ के आपको एक चीज और समझनी है। ये आंसर इतने शानदार तरीके से लिखा गया है और इस आंसर के साथ साथ जो एग्जाम्पल्स आपको बताए जाते हैं ना कि आपके पास बढ़िया एग्जाम्पल होने चाहिए, बढ़िया एग्जाम्पल आपके एग्जामिनर को और ज्यादा इंप्रेस करते हैं जितना शानदार एग्जाम्पल्स दोगे आप। एक कैंडिडेट है जिसने बहुत आसानी साधारण पॉइंट्स के साथ में अपना क्वेश्चन लिख दिया है, एक ने एक अच्छे अच्छे आंसर्स देखिए पुटअप किए हुए हैं, तो दोनों के आंसर में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा साफ साफ कि कौन भाई कैसे आपके नंबर्स पा रहा है एग्जाम में। तो इस आंसर को देख करके आपको यह समझना है कि जो बढ़िया आंसर होते हैं उन आंसर में बढ़िया उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है और यहां से उदाहरण आप नोट भी कर सकते हो। जहां अच्छा मिला करे ना उदाहरण भैया, आप नोट कर लिया करो। ये मत सोचा करो यार कि ये उदाहरण इनके द्वारा यूज किए गए हैं या इस कैंडिडेट ने यूज किए, हम कैसे यूज करेंगे। भाई आप उसको अपने पास लिख लो, नोट डाउन कर लो, दोबारा कभी आंसर लिखना तो कोशिश करना कि आप भी यूज करो उन्हें। कुल मिला के आपका ऑब्जेक्टिव यही है ना कि आप क्या है अपना इंप्रूवमेंट करो आंसर राइटिंग में, ना कि ये सीखना है देखना है आपको कि ये लिख ले रहा है मैं नहीं। तो आप इंप्रूव कैसे करोगे, यहां से आपने नोट किया, जहां से आपको कुछ भी सीखने को मिले तुरंत सीख लिया करो। ठीक, तो देखो यहां समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज। जो देखो जनजाति ज्ञान होता है, जनजाति ज्ञान पद्धति है, उस जनजाति ज्ञान पद्धति की आज की जो मुख्य धारा है इसकी ज्ञान पद्धति से तुलना कराई गई है इस प्रश्न में। ठीक, यह प्रश्न देखो प्रमुख रूप से यह कहना चाहता है। तो इसका एक बढ़िया तरीका यह है कि पहले बता दिया है, देखो कैंडिडेट ने जनजाति जो ज्ञान पद्धति है या ज्ञान परंपरा है, ये अपने आप में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रही है, जनजातियां अपने ज्ञान को संरक्षित करते हुए चल रही हैं और इनका ज्ञान मुख्यतः प्रकृति विविधता और प्राकृतिक झुकाव के आधार पर आगे बढ़ता है। ठीक, अब ये तो बात बता दी पहले जनजाति ज्ञान के बारे में, इन ब्रीफ भूमिका बना दी, लेकिन प्रश्न है भैया इनका जो ज्ञान है इसकी तुलना आप पारंपरिक मुख्य धारा, जो अभी मुख्य धारा आप अपने आप से तुलना करिए, मुख्य धारा में जो मौजूद लोग हैं इनके ज्ञान से तुलना करते हुए आपको बताना है। एक तो तरीका है, एक तरफ आपने जनजाति ज्ञान पद्धति बताई, वहां के कुछ फीचर्स बताए, और एक तरफ आपने मुख्य धारा की ज्ञान पद्धति बताते हुए उसके फीचर बता दिए, यह भी एक तरीका होता है। दूसरा देखो तरीका क्या हो सकता है, एक साथ बताते हुए चलना है पॉइंट्स में, पहले आपने जनजाति बताया फिर आपका एक कनेक्टिंग वर्ड होना चाहिए, जबकि, है ना, हालांकि, ये होते हैं आपके कनेक्टिंग वर्ड। तो यहाँ जो कैंडिडेट ने आंसर लिखा है अपना, तो ये जो लिखा गया है ये कनेक्टिंग वर्ड के साथ में दूसरा तरीका अपनाया गया है। समझते हैं, जैसे पहला जो दिया है, पहला पॉइंट दिया है प्रकृति से निकटता। अब प्रकृति से निकटता के चलते जनजाति ज्ञान परंपरा का दृष्टिकोण देखो और मुख्य धारा से जुड़े हुए लोगों का दृष्टिकोण समझो। पहला है जनजाति समाज का जो ज्ञान है ये मौलिक प्राकृतिक झुकाव और पर्यावरणीय गतिविधियों से प्रभावित होता है। वहीं देखो ये कनेक्टिंग वर्ड लिखा हुआ है जबकि, जबकि मुख्य धारा ज्ञान परंपरा कृत्रिमता, है ना, और फार्मूलीकरण, इन नियमों से ज्यादा प्रेरित नजर आती है। ये देखो दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ। एक वर्ग है जो प्राकृतिक चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित नजर आ रहा है, जनजाति ज्ञान पद्धति, दूसरा वर्ग है वो कृत्रिम और फार्मूलीकरण जिसको बोलते हैं ना, फार्मूलाइजेशन, इसकी ओर ज्यादा आकर्षित नजर आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों की प्रकृति को लेकर के निकटता किस रूप में मौजूद है। हालांकि आज के समय में, ये तो खैर अभी आगे हम कंक्लूजन में बताएंगे, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। तो अब देखो जैसे एग्जाम्पल आया, अब एग्जाम्पल में क्या बढ़िया एग्जाम्पल है कि इक्वाडोर की एक जनजाति है जो अभी भी पक्षियों की आवाज सुन के क्या करती है, वर्षा की भविष्यवाणी कर सकती है। समझ रहे हो कि प्रकृति से यहाँ जुड़ाव समझ में आया आपको कि जो जनजाति ज्ञान पद्धति है ये प्रकृति से जुड़ाव कितना है कि पक्षियों की आवाज सुनते हैं और बता देते हैं कि भैया वर्षा होने वाली है। ठीक, और ये एग्जाम्पल है शानदार कि नहीं। अभी देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें यूज किए गए हैं इस आंसर में। फिर दूसरा है ज्ञान संरक्षण के तरीके। देखो ज्ञान संरक्षण का तरीका आदिवासी समुदाय का क्या है, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, नृत्यों चिन्हों इनके माध्यम से। अब पुराना जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, वहां हड़प्पा के समय या वैदिक कल्चर है, जो कल्चर आपको वहां शुरुआती दौर में दिखाई देता है ना, तो जनजाति जो समुदाय है इनका कल्चर भी आपको उसी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन वही मुख्य धारा की बात की जाए तो इनके लिखित साक्ष्य मिलेंगे, संगठनात्मक आपको उपाय दिखेंगे, है ना, इनका महत्व ज्यादा नजर आता है। और इसका एग्जाम्पल है देखो टोगो की जनजातियां।
टोगो की जनजातियों की जो पादप चिकित्सा है, पौधों से जो चिकित्सा करते हैं, बड़ी से बड़ी जो बीमारियां होती हैं वो पादप चिकित्सा के माध्यम से ही सही कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल मिला हमें टोगो की जनजाति का। पहला एग्जाम्पल देखो इक्वाडोर का, दूसरा टोगो जनजाति का। ये एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन अभी आपको यहाँ जो डिस्कशन सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल्स भी आप अपने जो नोट्स होंगे, कंटेंट होगा, उसमें ऐड करो, वैल्यू एडिशन करो, अपने कंटेंट को और इनरिच करो। ठीक। फिर तीसरा है भाई विविधता। तो विविधता में बात की गई कि जो आदिवासी है इसका ज्ञान पारंपरिक जीवन के सूक्ष्म विषयों, व्यवहारगत परिवर्तनों, नैतिकता, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे विविध विषयों पर व्यवहार, जो आपका ये सारे विषय जो बताए गए इन पर व्यवहारिक उपाय सुझाता है। और मुख्य धारा की बात की जाए तो भैया मुख्य धारा आपका सीधा सीधा बहुत ही प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करता है ना, बहुत अधिक साइंटिफिक होने की बात करता है और बहुत अधिक व्यवहारिक पहलुओं के विकास के क्रम में मुख्य धारा का ज्ञान दिखाई देगा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका बढ़िया एग्जाम्पल है अंडमान की। देखिए जो जावा जनजाति है ये अभी भी देखो पशुओं की गतिविधियों को देखकर सुनामी से बचाव इन्होंने किया हुआ है। अब क्या है पशुओं की गतिविधि? ऐसे समझो जो भूकंप वगैरह आता है, भूकंप वगैरह में आज भी देखते हो आप कुत्ते वगैरह क्या होते हैं, भौंकने लगते हैं। देखो ये तो हम भी जानते हैं ना। तो इस कारण से क्या होता है, हमें पता चल जाता है भाई ये जो भूकंपी हलचल है, धरातली हलचल है, ये हो रहा है और इसका एहसास इनको जानवरों को जल्दी हो जाता है। तो यही आपकी अंडमान की जो जावा जनजाति है ये पशुओं की गतिविधियां भांपते हैं और भांप कर पता लगा लेते हैं कि भैया सुनामी जैसी कोई समस्या, प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप, प्राकृतिक जुड़ाव इनका समझो और डाइवर्सिफिकेशन समझो इनके नॉलेज में। फिर है अंतर पीढ़ी हस्तांतरण। अब अंतर पीढ़ी हस्तांतरण के संदर्भ में समझोगे तो आदिवासी समाज में जो हस्तांतरण है समावेशी, सार्वभौमिक और समतापूर्ण। देखो अच्छे अच्छे शब्द तुरंत तीन सा मिले यहाँ पर। कौन से तीन सा? समावेशी, सार्वभौमिक और समतापूर्ण। इनके समाज में जो अंतर पीढ़ी हस्तांतरण है इस रूप में दिखाई देता है। वहीं जो मुख्य धारा में है आपका बहिष्करण, व्यवसायीकरण, इसका प्रभाव ज्यादा है ना। इस प्रभाव के चलते ही एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि निम्न वर्ग जो है आज के समय में जो निम्न वर्ग मौजूद है यहाँ ड्रॉप आउट की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक। ये देखो आप एग्जाम्पल्स जो आपके मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं इनका निगेटिव एस्पेक्ट कहीं दिखाई दे तो वो दो एग्जाम्पल, और कहीं पर पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको जनजाति ज्ञान पद्धति का दिखाई दे तो वो ऊपर देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर आता है स्थान विशिष्टता को लेकर के। अब जो जनजाति समुदाय है वो स्थानगत विशिष्टता इनमें पाई जाती है और वहीं जो मुख्य धारा में जुड़े हुए लोग हैं वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपको मौजूद रहेंगे और एक समान दिखाई देंगे। ठीक। समझते हैं। जैसे देखो मुख्य धारा की एग्जाम्पल लेते हैं, चिकित्सा पद्धति है। ठीक। कोई भी चिकित्सा पद्धति है तो जो भैया इलाज यहाँ पर होता है वही आपका अमेरिका में भी होगा, वही देखो अफ्रीका में भी होगा, जो मुख्य धारा का ज्ञान है। ठीक। अब कोई अगर बुखार की टेबलेट अगर यहाँ पे पैरासीटामोल खाता है तो बाहर कोई सेरिडॉन तो खाएगा नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, अब वही एग्जाम्पल जैसे यहाँ अगर आपको दिया जाए जनजाति समाज वाले में तो इनमें जो अफ्रीका के समुदाय में एग्जाम्पल है जैसे टोगो जनजाति है आपकी, टोगा जनजाति, या आपकी इक्वाडोर की जो जनजाति है, तो जो आपका ज्ञान है वहां मौजूद है ना उस स्थान पर उन जनजातियों के मध्य मौजूद है। तो भारत की मान लीजिए कोई जनजाति अगर आपको दिखाई दे, गोंड जनजाति है, तो उसके बीच में वह ज्ञान आपको नजर नहीं आएगा। तो इनका जो ज्ञान होता है आपका स्पेस स्पेसिफिक होता है, उसी स्थान विशेष पर ही रह जाता है। ठीक। तो ये बताना चाह रहा है पॉइंट और इससे आपको समझ में आ गया होगा जो समझाया अभी। फिर है सामूहिकता। अब सामूहिकता में आप जानते हैं कि जो आदिवासी समाज होता है ये अपने आप में सामूहिक गुण इनमें विकसित होता है ना, समूह में रहते हैं। वही जो मुख्य धारा के लोग हैं ये व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित हैं आज के समय, और आज के समय में एकांगी है ना रहना ज्यादा ये लोग प्रेफर करते हैं, जो मुख्य धारा में लगे हुए लोग हैं। और इसका एग्जाम्पल भी आपको अगर दिया जाए तो मेघालय की आपकी कोंगथांग जनजाति है, तो ये सारे के सारे गीत युक्त नाम रखते हैं ना, सॉन्ग बेस्ड नाम रखते हैं। और मजे की बात ये है कि आज तक इनका कोई भी ऐसा नाम नहीं है ना जो इनका एक जैसा हो। तो ये समझ सकते हो आप इनकी जनजाति विशेषताओं के बारे में, इनकी ज्ञान पद्धति के बारे में। अब ऊपर से जैसे सारे पॉइंट्स ही बता दिए गए, दोनों में आपने डिफरेंस बताया, लेकिन बढ़िया तरीका क्या है, दोनों ज्ञान पद्धतियों को अलग अलग नहीं दिखाना है। बढ़िया तरीका होता है कंक्लूड जब करोगे तो ये बताओगे कि दोनों जो ज्ञान पद्धतियां हैं, चाहे मुख्य धारा हो चाहे आपका आदिवासी हो, ठीक, इनके मध्य किसकी जरूरत है? समन्वय की जरूरत है। ठीक, इसको अंडरलाइन करो, कीवर्ड है आपका, दोनों के मध्य आपके समन्वय की जरूरत है। और यह समन्वय हमें दिखाई दिया था कोरोना काल में। और कोरोना काल में जब मनुष्य क्या हुआ था, एलोपैथ इलाज के साथ साथ चिकित्सकीय पद्धति या होम्योपैथ के या आपका आयुर्वेद की ओर आकर्षित हुआ था, क्योंकि लगातार इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की जाती थी। और जो जनजाति समुदाय है वो लगातार भैया इम्यूनिटी पर काम करता ही है, अपने प्रकृति से नजदीक रहता है, प्राकृतिक चीजों का सेवन करने की बात की जाती थी। तो दोनों के मध्य भैया समन्वय बहुत जरूरी था। जैसे देखो काढ़ा का प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक बताया गया, साथ ही एलोपैथ की औषधि भी लो आप। ठीक, ये हो गया, दोनों को समन्वय के साथ कार्य करने की जरूरत है। और आप कोई सरकार का जैसे अगर
एग्जाम्पल लेते हैं, पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी है। अब पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी जैसा कोई इनिशिएटिव है, यह आपका कीवर्ड हो सकता है। इसको आप बता सकते हो कि सरकार भी इस संदर्भ में देखो पहल चालू कर रही है, पारंपरिक ज्ञान लाइब्रेरी। या आप और जनजातियों के लिए जैसे कोई जनजाति गौरव सम्मान है ना, जनजाति गौरव दिवस हुआ, जनजाति गौरव सम्मान जो प्रारंभ किया गया, इसकी आप चर्चा कर सकते हो। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्तमान में सरकार के कोई इनिशिएटिव होते हैं, है ना, वो आप बता सकते हो। या दोनों को जैसे देखो समन्वय के साथ में आपको शामिल करना है, अपना आंसर जो कंक्लूड करना है वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कंक्लूड किया जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड भाई एनर्जी क्राइसिस। अब दो क्वेश्चन लेते हैं हम इंग्लिश वाले, ठीक। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी क्राइसिस, डिस्कस इट्स मेन कॉजेस एंड सॉल्यूशंस। तो प्रश्न की डिमांड क्या है, यहां से समझ में आया? प्रश्न की पहले डिमांड है, इन शॉर्ट आपको बताना है कि एनर्जी क्राइसिस होती क्या है। अब एनर्जी क्राइसिस समझाने के बाद में ये बताना है कि इसके क्या कारण है भाई, ऊर्जा का जो संकट है इसके कारण क्या है और इसके फिर समाधान क्या खोजे जा रहे हैं। प्रश्न की प्रमुख मांग यही है ना। तीन फैक्टर्स पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन जगहों पर हिट करना है। पहले देखो कैंडिडेट ने वही किया है कि एनर्जी क्राइसिस को समझा दिया है। एनर्जी क्राइसिस का सीधा मतलब है कि आपके यहाँ पर जो एनर्जी है, जो भी आपके राष्ट्र में, मान लीजिए भारत के संदर्भ में आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं और उसके आधार पर आप जितनी सप्लाई कर पा रहे हो और सप्लाई की तुलना में आपकी डिमांड बहुत बढ़ती चली जा रही है। डिमांड अगर बहुत बढ़ गई भैया, सप्लाई आप नहीं कर पाओगे तो क्या समस्या आ जाएगी? क्राइसिस की समस्या आ जाएगी। होगी कि नहीं होगी ये बात? तो यही देखो आपका एनर्जी क्राइसिस होता है। अब एनर्जी क्राइसिस पर जब आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे तो समझना ध्यान से, जो कैंडिडेट ने यहाँ देखो ये जो फिगर बनाया है इसको भी समझा देता हूँ कि आप भी कैसे यूज कर सकते हो। देखो जैसे एनर्जी क्राइसिस पर आपको लिखना है तो एनर्जी क्राइसिस के बारे में आपने समझा दिया, फिर क्या क्या पूछा गया है कि कारण क्या है। तो कारण से पहले आपके दिमाग में जाएगा कि इतना भैया कारण पर या इतने ऊर्जा संकट पर बवाल हो रहा है, चर्चा क्यों हो रही है, क्या इससे दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ आपके पास एक स्कोप दिख रहा है रिजल्ट लिखने का। क्यों? क्योंकि आप बताओगे कि एनर्जी क्राइसिस के चलते इतनी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऊर्जा संकट के चलते, इसलिए बताओ भैया ये जो संकट है मौजूद है, ये परिणाम जो नजर आ रहे हैं इसके क्या कारण है। प्रश्न पूछा गया कारणों पर। अब इन शॉर्ट बहुत कम शब्द आपको खर्च करने हैं इस पर, क्योंकि ये प्रश्न की मांग तो है नहीं, तो आप कम शब्द खर्च करने का एक तरीका होता है ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट बना करके आपने क्या किया, इन शॉर्ट में देखो सारे पॉइंट्स बता दिए कि रिजल्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस क्या होता है। फ्यूल शॉर्टेज होता है आपका, इंक्रीज होता है एनर्जी प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन आपकी आ जाती है ना। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके देखो रिजल्ट हैं एनर्जी क्राइसिस के बाद में। लेकिन ये डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है तो इसका देखो यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे हम बता सकते हैं इन शॉर्ट में, तो ये भी आपको सीखना है यहाँ से। अब आते हैं प्रमुख मांग पर। मांग है कॉजेस। अब कॉजेस बताने हैं तो पहला कारण क्या है, ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधनों पर देखो बहुत ज्यादा अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे, अब चूंकि ये रिसोर्सेस हमारे पास बहुत कम है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे भाई जो आपका पेट्रोलियम है आपका या कोयला वगैरह, ये सब आपके क्या है भैया, ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, सॉरी कोयला बता रहा हूँ, जो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब इन पर अगर आप क्या है, आप निर्भरता बहुत अधिक बढ़ा दोगे तो उसके चलते सप्लाई तो कम हो ही जाएगी, होगी कि नहीं? सप्लाई तो सीमित ही है, खाड़ी देशों से ही मैक्सिमम आपूर्ति की जाती है हमारे यहाँ पर, ठीक। और इसके चलते क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, और इंपोर्ट आपका होता है ऑयल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस का, है ना। आगे बढ़े, आगे देखते हैं तो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है भैया, इसके पीछे देखो जिम्मेदार हैं जो इन क्षेत्रों में आपकी अशांति व्यवस्था मौजूद है, या पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो यहाँ पर मौजूद है, ये इसके चलते सैंक्शंस लगते हैं और सैंक्शंस के चलते जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है ये बाधित होती है, ठीक। तो ये देखो आपका जियो पॉलिटिकल फैक्टर भी है जिसके चलते आपके एनर्जी के जो प्राइसेस हैं ये हाइक होते हैं। हाइक के चलते एक तो एफर्ट नहीं कर पाता है, दूसरा एफर्ट करने के साथ साथ गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जो है बहुत कम होता है, तो एक क्राइसिस की समस्या आ जाती है, ठीक। अब इसी में आप बता सकते हो जो वर्तमान में इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है, ये भी देखो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल एनर्जी जो सप्लाई है इसके सामने चुनौती बनी हुई है। तीसरा है देखो नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर जब इन क्षेत्रों में आता है तो देखो अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, ये चीजें क्या करती हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते भी आपकी सप्लाई बाधित होती है। अब चौथा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। अब यह जो इशू है इसके चलते इनएडिक्वेट एनर्जी मतलब अपर्याप्त ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लोड टू एनर्जी इनएफिशिएंसी, ऑफन पावर ग्रिड्स फेलियर्स लेड टू ब्लैकआउट, ठीक। अब ये पावर ग्रिड्स अगर बाधित हो जाएंगी तो पावर ग्रिड के चलते क्या किया जाता है, सप्लाई दी जाती है। अब जब पावर ग्रिड ही बाधित होंगी तो सप्लाई भी बाधित हो जाएगी, ठीक। फिर है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेजर्स। तो जो रेगुलेटरी है, जो आपके समझिए नियामक बनाए जाते हैं उनको, और पॉलिसी जो नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियों को अगर सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया तब भी यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस की समस्या आ जाएगी, ये समझाने का प्रयास है।
फिर अगला प्रश्न की प्रमुख मांग थी कि आप बताओ कारण क्या क्या है। कारण समझ में आ गए, एक तो ओवर डिपेंडेंस समझ में आया, दूसरा आपको क्या समझ में आया, दूसरा समझ में आया कि जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है पॉलिटिकल, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, चौथा जो डिजास्टर वगैरह आती हैं उसके कारण जो सप्लाई ग्रिड है वो बाधित होती है। ठीक है, ये प्रमुख कारण है। ये 4-5 कारण तो आपको तुरंत लिख ही देने चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। फिर है देखो कुछ इनका सोल्यूशन क्या है। अब इनका सोल्यूशन आप बता सकते हो कि आप एनर्जी नीड्स को क्या करो, डाइवर्सिफाई कर दो। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आप फॉसिल फ्यूल्स पर इतना ज्यादा निर्भर हो ना, इसके साथ साथ आप सोलर एनर्जी की बात करो, आप विंड एनर्जी की बात करो, हाइड्रो की, यहां सरकार देखो लगातार कोशिश भी कर रही है। अगला है फिर फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, और नीतिगत स्तर पर जो चुनौतियां मौजूद हैं इस पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, जहां वैश्विक समुदाय बैठकर कुछ नियम वगैरह बनाए, और उन नियमों पर एक आम सहमति भी जरूरी है ना। इसके चलते ही आप इस जो सप्लाई है, आपकी एनर्जी सप्लाई है, इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमजोर आपका दिखाई देता है, यहाँ मेन समस्या है आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ इन्वेस्ट करने की जरूरत है सभी राष्ट्रों को, केवल खाड़ी राष्ट्रों को नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों को जरूरत है जो डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स के लिए इन क्षेत्रों पर। ठीक, ताकि पावर ग्रिड है इसे और मजबूत किया जा सके, जो पाइपलाइंस हैं है ना, इन्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। अगला है आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये पहले ही समझा दिया, अंतरराष्ट्रीय एक समझौता होना बहुत जरूरी है भाई। और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। जो ग्रिड है आपकी पावर ग्रिड है, इसको और स्मार्ट बनाओ। इसी के चलते इस तकनीक का प्रयोग भी कर सकते हो, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में जो जाना जाता है। पावर जो आपका पब्लिक अवेयरनेस है एंड एजुकेशन, इसके चलते भी आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंस बताना है आपको एनर्जी कंजर्वेशन का। जो एनर्जी क्राइसिस की यहाँ एक एंगल निकल कर आया कि एनर्जी जो क्राइसिस की समस्या है ना, एक पॉइंट देखो वहां और बता सकते हो कॉजेज में आपको बताना है केवल मात्र और मात्र खाड़ी देश है ना, खाड़ी देश में अगर कुछ बाधा उत्पन्न होती है या ओवर डिपेंडेंस है तो इसके चलते नहीं होता है। एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन को नहीं समझते हैं। और कंजर्वेशन, अगर आप एनर्जी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को नहीं समझोगे तो इसका क्या करने लगोगे, आप मिस यूज करने लगोगे है ना, ओवर यूज करने लगोगे। जितनी आपको एनर्जी जरूरत है उतनी नहीं, उससे ज्यादा ही आप यूज करोगे। और इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है कि नहीं। सोल्यूशन के तौर पर अवेयर करोगे तभी तो आप 100 वाट के बल्ब की जगह क्या करोगे, एलईडी बल्ब का यूज करोगे। तो स्वाभाविक सी बात है एनर्जी का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई के स्तर पर सरकार को सहूलियत देने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये समझे ये बात को। अब यहां जब आप कंक्लूड करोगे तो कीवर्ड है अपने पास एसडीजी 7। एसडीजी 7 में ही देखो आपका सस्टेनेबल एनर्जी की बात की गई है। ठीक, तो इसको आप कंक्लूड करते वक्त इस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, यहाँ बढ़िया स्कोप है और कैंडिडेट ने किया भी है, तो एक अपने आप में अच्छा आंसर है। अब लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन है आपका मेंशनिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सॉइल, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो यहाँ प्रश्न क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं किसके, इंडियन सॉइल के। तो भारत की मृदा, जितनी भारतीय मृदा पाई जाती, मिट्टियां पाई जाती हैं जितनी भारत में, इनके बारे में बता देना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इनकी विशेषताएं बतानी है। और विशेषताएं बताने का तरीका आपके पास क्या है, इन ब्रीफ सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, क्योंकि आपको 200 शब्दों में क्या करना है, अपना आंसर भी कंप्लीट करना है। और आगे एक दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के 2 पार्ट है यहाँ पर। पहला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं इंडियन सॉइल के, दूसरा पार्ट है कि इसके चलते जो सॉइल इरोजन की समस्या है हमारी मिट्टी में, जो मृदा अपरदन की समस्या आ रही है, इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ एक बीच में स्कोप आपको दिख रहा होगा, पहले आप बताओगे मिट्टियों के बारे में, फिर थोड़ा सा बता दिया कि मृदा जो अपरदन है ये सॉइल इरोजन होता क्या है। अब सॉइल इरोजन जब आपको पता चला क्या होता है, इसके प्रभाव देख लो क्या है भाई, है ना, इसके आपके निगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या पड़ रहे हैं भारत की मिट्टी पर, ये सारे समझा दो, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं कि सॉइल के बारे में जो शुरू किया है, यहाँ शुरू बताया है कि सॉइल क्या है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज मेड ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक, इन शॉर्ट बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही एकदम सिंपल सी लैंग्वेज बतानी है, सॉइल होता क्या है। आप जानते हैं ना, पृथ्वी की 3 सतह आपकी क्रस्ट मेटल कोर में बांटा गया है। तो क्रस्ट की जो ऊपरी परत होती है ना, जो ऊपरी लेयर होती है, वही पृथ्वी की आपकी सॉइल कहलाती है, जहां ऑर्गेनिक आपके कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ मौजूद होते हैं। बस कितनी आसान यार, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लो इसको, इस भाषा को, इस कितनी आसान भाषा है ना, ये इंट्रोडक्शन आप बना सकते हो। फिर बात करते हैं सीधे, देखो पहले मैप के माध्यम से एक मैप बनाया और मैप पर जितनी मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं सारी मिट्टियों को देखो लोकेट कर दिया है। ऊपर बताया कि ये माउंटेन सॉइल है ना, इसके बाद ये आपका एरिड सॉइल है। पीछे जब हमने शुरुआत, पहला प्रश्न क्या किया था, भू आकृतिक प्रदेश। अब इन भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर ही तय हो जाता है कि इन भू आकृतिक प्रदेशों में मिट्टी कैसी पाई जाएगी, है ना, मिट्टी आपको तय कर देनी है। ऊपर का जो क्षेत्र हमने अभी क्वेश्चन पढ़ रखा है ना, वहां से देखो रिलेट करता है ये ऊपर का क्षेत्र आपका जो आपका पर्वतीय क्षेत्र था, यह माउंटेन सॉइल है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र था एरिड सॉइल है देखो, और ये ब्लैक सॉइल है। ये प्रायद्वीपीय पठार देखा था हमने, अब प्रायद्वीपीय पठार में कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी पाई जाती है।
ये जो हमने विस्तृत मैदान क्षेत्र देखा था, यहाँ मिट्टी कौन सी है, एलुवियल सॉइल है। देखो कनेक्ट होती हैं चीजें, जियोग्राफी में यही तो बढ़िया होता है। जियोग्राफी में अगर आपने एक बार भौगोलिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लिया, आगे जितने टॉपिक हैं सब कनेक्टेड होंगे। और ये आपका देखो रेड एंड येलो सॉइल का क्षेत्र है, ठीक, किनारे का आपका तटीय क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्रों में देखो लाल मिट्टी पाई जाती है। एक एक करके इनका स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, एक एक करके इनकी विशेषताएं आ जाओ देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम उठाएंगे एलुवियल सॉइल को, और प्रमुख रूप से देखो आपकी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना, यही प्रमुख रूप से आपके यहाँ भारत के संदर्भ में पाई जाएंगी। इनकी विशेषता अच्छे से बतानी है। अब जैसे एलुवियल आपकी सॉइल बतानी है, तो ये 40% के आसपास एरिया आपका कवर करती है। मोटा मोटा अगर मानकर चलो तो भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, इसका आधा एरिया तो आपका ये जलोढ़ मिट्टी ही तय कर रही है ना। तो मैक्सिमम भाग में आपका 40% भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में, जलोढ़। और यहाँ देखो फर्टाइल है अपने आप में ये, और आपका देखो कृषि के लिए प्रयोग होती है। और इसमें आपका गंगा यमुना का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का दोयाब क्षेत्र, सिंधु का दोयाब क्षेत्र, इन सभी जगहों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यही एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और इसको खादर और बांगर में भी बांटा जाता है। हालांकि इसके और दो भाग होते हैं, भाबर और तराई का क्षेत्र, लेकिन कृषि की दृष्टि से जो सर्वाधिक जो उपयोगी क्षेत्र है, ये खादर का क्षेत्र है और बांगर का क्षेत्र है। खादर के क्षेत्र में न्यू एलुवियल, नई जलोढ़ पाई जाती है। बांगर के क्षेत्र में पुरानी एलुवियल, ओल्ड एलुवियल पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़े। अगली कौन सी मिट्टी प्रमुख, रेड। अब रेड सॉइल कहां पर है, रेड सॉइल देखिए आपका जो इग्नियस रॉक होती हैं, जो आपकी आग्नेय चट्टानी होती हैं, इनके द्वारा ही विकसित होती है आपकी ये लाल मृदा। और रेड कलर होता है, क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के चलते होता है। अब जब आग्नेय चट्टानों के कारण इनका विकास हो रहा है, तो आप एक बात बताओ भैया, है ना, यहाँ पर कोई जीवाश्म मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। ठीक, आग्नेय चट्टानें आपने पढ़ी होगी किस तरीके से निर्मित होती हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात। तो इसीलिए ये जो लाल मिट्टी होती है, ये आपका लाल कलर क्यों होता है, बोले फेरिक ऑक्साइड के चलते होता है। ठीक, और येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म में ये येलो बन जाती हैं। अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म तो आप समझ रहे होगे ना, जब जल की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, है ना, तो आपका यह लाल मिट्टी ही येलो मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल। तीसरी प्रमुख मिट्टी कौन सी है भारत की, वो है आपकी काली मृदा। काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है, बोले वही आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र था। और काली मिट्टी के कारण ही एक तो दक्कन पठार में पाई जाती है। अब काली मिट्टी उपजाऊ होती है कपास की खेती लिए, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। और कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा दिखाई देगा। और सेल्फ प्लॉइंग होती है। सेल्फ प्लॉइंग क्यों बोली जाती है, चूंकि इस मिट्टी में जब सूखती है तो दरारें पड़ जाती हैं। अब दरारें पड़ने के कारण ही यहाँ क्या होता है, ये स्वतः ही अपनी जुताई कर लेती हैं। जैसे खेत में आप अगर मान लीजिए हल चलाते हो, तो हल क्यों चलाते हो, हल आप खेतों में चलाते हो मिट्टी में दरारें बढ़ाने के लिए। और ये मिट्टी ऐसी है कि सेल्फ प्लॉइंग है, ये स्वतः ही इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको सेल्फ प्लॉइंग बोल दिया जाता है। ठीक, अब इसमें आपका ये रिच होती है कैल्शियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम से। और नाइट्रोजन फास्फोरस यहाँ कमी ही दिखेगी। भारत के बारे में बता दिया जाए, जितनी मिट्टियां हैं, भारत की जितनी मिट्टियां हैं, मैक्सिमम सभी में आपको नाइट्रोजन की कमी ही दिखाई देती है। इसी के चलते आपका एनपीके का जो रेशियो रहता है, आप जानते हो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का रेशियो कितना है, सामान्य रूप से भारत की मृदा में 4:2:1। सबसे ज्यादा 4 किसका है, नाइट्रोजन का। क्यों, क्योंकि भारत की ज्यादातर मिट्टी कैसी है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक, आगे है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कहां पर बताई थी, लेटराइट मिट्टी जहां पर हाई रेनफॉल होता है, जहां ज्यादा बारिश होती है, जहां हाई टेम्परेचर रहेगा, वहां लेटराइट मिट्टी आपको दिखाई देगी। काजू वगैरह का, है ना, चाय वगैरह का, इनका जब सभी का जो कल्टीवेशन होता है कहां पर होगा, ये लेटराइट मिट्टी में आपको दिखाई देगा। एरिड सॉइल कहां होगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगी। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही जहां हाई टेम्परेचर होगा और ज्यादा इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण बहुत अधिक रहता है, इसके चलते ही यह मरुस्थलीय शुष्क मृदा के रूप में जानी जाती है। सॉइल इरोजन, अब बता दो भाई सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो वियरिंग ऑफ द टॉप सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल जो ऊपरी सतह होती है, यहाँ पर जो उपजाऊ, ये समझिएगा मिट्टी के जो उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ रखने वाले जो गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण खत्म हो जाते हैं। तो वही मृदा का अपर्दन हो जाता है ना, लेयर ऑफ हो जाती है या वियर ऑफ हो जाती है, वो लेयर हट जाती है जो उपजाऊ कैरेक्टर होते हैं मिट्टी के। तो इसके चलते ही वह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, और उसे ही बोला जाता है, इसका मतलब होता है सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाता है वहां पे, और मृदा अपर्दन की, सॉइल इरोजन की स्थिति आ जाती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं, कारण नहीं मतलब प्रभाव पूछा गया है। तो प्रभाव मतलब मिट्टी जब कहीं की अपर्दित हो जाएगी तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। प्रभाव यह है कि पहला क्या है, लॉस ऑफ फर्टाइल, पहले बताया कि जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है उस मिट्टी का खत्म हो जाएगा। और वहां एक समस्या दिखाई देगी कुछ समय के बाद, डिजर्टिफिकेशन की, मरुस्थलीकरण की एक समस्या दिखाई देने लगती है। बायोडाइवर्सिटी घटेगी वहां की, और रिड्यूस हो जाएंगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। जितनी समस्याएं आप निगेटिव टर्म में सोच सकते हो ना, कि मिट्टी भैया एक जगह पर आप खेती कर रहे थे कहीं पर, और वहां की मिट्टी हो गई अनुपजाऊ, जहां किसान फसल उत्पादन करता था, अब फसल वहां अगर बोएगा भी
है ना, लगाएगा भी तो उत्पादन दे ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन चाहिए थे मिट्टी को या फसल को वो मिल ही नहीं पाएंगे उस मिट्टी से, ठीक है। और आगे आगे जैसे रिड्यूस हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, है ना, सूखा और बाढ़ की स्थिति बढ़ जाएगी, लोअरिंग द अंडरग्राउंड वाटर, वहां पर जो भूमिगत जलस्तर है वो नीचे चला जाएगा। इसके अलावा नदियां, नहर, है ना, इनमें दिक्कतें, मतलब जितनी आप समस्याएं सोच सकते हो सारी समस्याएं देखो इस कैंडिडेट के द्वारा बहुत अच्छे से लिख दी गई हैं कि सॉइल इरोजन के बाद में क्या क्या समस्याएं आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर देखो कंक्लूड जब किया है तो ये बताया है कि ये सॉइल इरोजन के चलते जो हमने गोल नंबर 15 लिख रखा है, लाइफ ऑन लैंड, क्या है, गोल नंबर 15 है आपका लाइफ ऑन लैंड, और गोल नंबर 14 क्या है भैया, लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, ये नहीं यहाँ पर चर्चा करनी है, यहाँ लाइफ ऑन लैंड की चर्चा करनी है। और इसके चलते जीवन आपका धरती पर तभी अच्छा होगा जब मिट्टी बेहतर रखोगे, क्योंकि मिट्टी पर निर्भरता बहुत अधिक है भैया। आप खाओगे पियोगे क्या, खाओगे पियोगे तो आपको खाने पीने के लिए देगी ही मिट्टी, और मिट्टी जो बनने में उपजाऊ जो मिट्टी आप देख रहे हो स्थलाकृति बनने में हजारों साल लग जाते हैं, बर्बाद करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है ना, सालों में ही बर्बाद हो जाती है, ठीक। तो इसीलिए गोल नंबर 15 को अगर आप एक्वायर करना चाहते हो, है ना, इसको जो आपने टारगेट बना रखा है इस सतत विकास लक्ष्य को, इसको पाना चाहते हो, तो इसके चलते आपको सॉइल का संरक्षण करने की जरूरत है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। इसके साथ देखो 1 मंथ का जो प्लान था अपना, 1 मंथ का प्लान हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 क्वेश्चंस आपने डेली लिखे, है ना, बढ़िया से उसका फीडबैक हुआ, और फीडबैक के साथ साथ संडे को डिस्कशन कर लिया हमने, यहां से आपका डबल एक बोनस हो गया। अब अगले मंथ का जो प्लान है वो भी प्लान जल्दी ही आपको आज मिल जाएगा। आज अपडेट कर दिया जाएगा कि अगला मंथ हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। अगले मंथ में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने का एक साथ लेकर चलेंगे, ताकि फर्स्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, सोसाइटी का कुछ पार्ट बचा है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इन तीनों का देखिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा। अब फर्स्ट लगभग कंप्लीट है तो सेकंड एंड थर्ड का मिलाकर प्लान बनाएंगे, और अगले 2 महीनों में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आगे टारगेट इसका रखा जाएगा, और जिसको जिसको भी जुड़ना है सेकंड पेपर से मान लीजिए स्टार्ट करना चाहता है तो सेकंड पेपर से वो स्टार्ट कर सकता है, या अभी भी अगर सोसाइटी वाले पार्ट से भी स्टार्ट करना चाहता है तो उससे भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक। चलो फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं, और जल्दी ही देखो टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दिया जाएगा आपको, जो भी आगे प्लान रखना है हमें, और उसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से आगे उसको चलाएंगे, कि जो डिस्कशन रहेगा संडे डिस्कशन करते हुए, और प्रॉपर फीडबैक टाइम पर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ थे जो डे 1 से नहीं कर पाए थे, तो एक डे 1 से देखो कल से, अभी 25 तारीख से ही, हालांकि मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से, वो मंडे से शुरू हो जाएगा डे 1 से, क्लियर। तो डे 1 से देखो स्टार्ट किया गया, इसलिए कि पीछे कुछ छूट गए थे, कुछ लोग जो शुरुआत से नहीं हो पाए थे उसको ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो अब इसको देखो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो दोबारा शुरू से उसको एकदम शुरुआत से शुरू कर सकें। और जो पुराने वाले हैं ना, जो 1 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं उसको ज्वाइन करने की, क्योंकि वह पुराने हैं और वो कर चुके हैं चीजें, वो रिपीट होंगी उनके लिए, केवल उनके लिए स्टार्ट किया गया जो छूट गया था जिनके लिए, ठीक है। चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।